Today we will discuss college cadre chemistry paper 2016. So very first question is, this is not college cadre, this is applied science and humanities lecturer chemistry. So very first question is, which of the following diagram does not represent first order reaction? So first order reaction, we have equation C naught, that is Ct is equal to C naught e raised to a minus Kt, or we can write, because there is graph of reaction rate of reaction with concentration, so for first order reaction we write rate of reaction is proportional to, or this is equal to Kc. So this graph is correct because here intercept is 0, which means this line will pass through origin. So very first graph is correct. We have to find which does not represent first order reaction. तो पहला वाला तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ग्राफ. सेकंड ग्राफ में देखिए, या सी पॉइंट में देखिए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. सो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, अगर ये वाला ग्राफ हम प्लॉट करें, वी कैन प्रिपेयर अ टेबल. सो यहाँ पर हम वैल्यूज़ देख सकते हैं सी टी वर्सेस टाइम की, कि अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हम रखते हैं तो कैसा ग्राफ आ सकता है, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक. तो यहाँ पर अगर टाइम हमारा 0 है तो ये हो जाएगा सी नॉट ई रेस्ट पावर 0, दिस इज सी नॉट, तो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा, दैट इज सी नॉट होगा. और अगर हम टाइम को मैक्सिमम ले लेते हैं, इनफाइनाइट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0. कैसे? दिस इज सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा. और ये क्योंकि नेगेटिव में है तो ऐसे आ जाएगा सी नॉट बाय में ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी, समथिंग रेस्ट पावर इन्फिनिटी, मतलब वो नंबर भी खुद बहुत बड़ा होगा. एंड दिस अप्रोच इज 0, इसकी जो वैल्यू होगी ओवरऑल वो 0 को अप्रोच करेगी. तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा. इट मीन्स जब हमारा ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पर टाइम, जब देखिए टाइम जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है यहाँ पर है, तो आपका जो सी टी है वो मैक्सिमम है. और जब टाइम आपका इनफाइनाइट हो रहा है तो आपका जो सी टी है वो अप्रोच कर रहा है 0 को. तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका बनेगा. तो ये वाला ग्राफ भी हमारा करेक्ट है. देन वी हैव नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज बी ग्राफ. बी ग्राफ के अंदर, बी ग्राफ में दे रखा है कि हमने क्या करना है, यहाँ पर एल एन सी वर्सेज ई. तो हमारे पास एल एन सी के साथ भी है इसका एक्सप्रेशन, एल एन सी इज इक्वल टू, दिस इज एल एन सी नॉट माइनस this is kt, k1t. So this is actually y is equal to mx, x these are variable, plus c. So यहाँ पर इंटरसेप्ट हमारा आ रहा है, इंटरसेप्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव स्लोप है. तो ये वाला ग्राफ भी हमारा सही है. ये ग्राफ हमारा गलत है, क्योंकि ये आपका कंप्लीट अगर इस ग्राफ को हम करें तो ये ऐसे आएगा. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो वाई एक्सिस है that will always be positive. X can be both, it can be positive और it can be along negative. So ये कब पॉसिबल होता है, जब y is equal to x square हो, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है, जब हम x को पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ x y, तो यहाँ पर जब x हमने -1 लिया तब भी 1 आ रहा है, और जब हमने x को हमने +1 लिया तब भी y आपका 1 आएगा. 0 पे तो 0 ही होगा. तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर, तो जब x 0 है तो y भी 0 है. तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया. जब x आपका +1 है तो y आपका +1 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया. जब आपका x -1 है तब भी ये +1 है. ठीक है, तो ये आपका ग्राफ इस तरह से आ रहा है. सो ये आपका कब है, जब आपका स्क्वायर में है. स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है. तो ये वाला आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, मीन्स ये आपका आंसर होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं करता है. 20th क्वेश्चन में पूछा है कि सीडो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन कौन से हैं. ये सीडो रिएक्शंस की बात हो रही है. तो सीडो रिएक्शंस में यूजुअली आपका जो एक रिएक्टेंट रहता है वो आपका सॉल्वेंट रहता है. सॉल्वेंट में तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो ऑप्शन नंबर ए और सी है वो आपका आंसर नहीं हो सकता है. सॉल्वेंट में हमारे पास फोर्थ रिएक्शन भी है और बी रिएक्शन भी है. तो जनरली हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लेते हैं इसमें. हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के हिसाब से वाटर बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट. 21st क्वेश्चन में है कि रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ
रिएक्टेंट कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कौन सा है। अभी अभी हमने लिखा था रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये आपका ज़ीरो ऑर्डर का इक्वेशन होता है, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में आपको लॉगरिदमिक टर्म्स देखने को मिलती है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो बी ऑप्शन है ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। व्हेन योर ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1 वी कैन फॉलो दिस जनरल इक्वेशन के एन टी इज इक्वल टू 1/n-1 एंड 1/a0 पावर n-1 minus 1/at power n-1, where n is order of reaction. Like we can put value of n equal to 2 for second order reaction. It will be K2T is equal to 1/2 minus 1/a0. A0 means CT, concentration of reactant initial. 2 minus 1 minus a/at. This is 2 minus 1. So upon solving we will be getting K2T is equal to, this will be 1. So this is A0 minus AT. So this is actually your B equation. So B means this is second order reaction, whereas this is for third order. So right option is C option. 22nd question, specific conductivity K. This is kappa. This is kappa, specific conductivity or conductance. It is given 1.469 10 - 4 ohm per centimeter. So concentration is normality 0.001. Its equivalent conductance at infinite dilution. So it means this value is lambda equivalent at infinite dilution. So we can write infinity or not. The degree of ionization, not dissociation constant, ionization constant. It is asking degree. It means it is asking alpha, and we know that alpha is lambda m naught by में lambda m. This is mc at particular concentration by में lambda m naught. Or if it is in equivalent conductance, so conductivity, so ये हो जाएगा lambda equivalent c by में lambda equivalent at infinite dilution. So ये हमारे पास गिवन है वैल्यू, ये गिवन है, हमें lambda equivalent at c निकालना है. lambda equivalent at c is equal to होगा kappa by में कंसनट्रेशन नॉर्मेलिटी दी हुई है, इनटू अगर सेंटीमीटर में है तो 1000 यहाँ पे एडिशनल आपका आ जाएगा ये वैल्यू. तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट एट सी इज इक्वल टू कैप्पा इज 1.469. It is 1.469 10 - 4 per ohm per centimeter into 10⁻³ by में normality is 10 - 3 normal. So this is lambda equivalent. So from here we will be getting, this is 10/3 and this is 10, so 10 - 1, 10 - 1 say we can cut this 10 - 3, so we left is 10 - 2. so इसको अगर एब्जॉर्ब करें हम ऊपर, ये हो जाएगा 146.9 पर ओम पर सेंटीमीटर पर नॉर्मल. ओके, सो अब हम इसको अल्फ़ा की वैल्यू में पुट कर देते हैं. अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज़ 146.9 पर ओम पर सेंटीमीटर पर नॉर्मल बाय में दिस इज़ ये दिया हुआ है 148.9 पर ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये यूनिट्स भी आपस में सॉल्व हो जाएंगी. जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे वी विल बी गेटिंग ऑप्शन नंबर ए 0.98 हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है 23rd क्वेश्चन, कौन से हाफ सेल रिएक्शन को आप कंबाइन करो कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो आपका लार्जेस्ट पोटेंशियल है. ये ऐसे क्वेश्चन में सिंपली आपने नॉट वैल्यू, क्योंकि सारे रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए, देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आपने हाईएस्ट और लोवेस्ट का कॉम्बिनेशन कपल बनाना है. तो सबसे बड़ी वैल्यू है 1.25, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, और नेगेटिव में सबसे छोटी वैल्यू ऑप्शन नंबर 3. तो इन दोनों कपल करने से जो ई सेल आएगी दैट विल बी, क्योंकि ये कैथोड एक्ट करेगा और ये एनोड एक्ट करेगा, तो कैथोड माइनस एनोड हम कर लेते हैं. दिस इज़ 1.5 माइनस 1.25, तो ये दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा हमारा, इट विल बी 2.5 वोल्ट. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. 24th क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस है, जिसमें
विद रिस्पेक्ट टू एनाइन ट्रांसफरेंस चल रहा है, विदाउट ट्रांसफरेंस देखना है, ट्रांसफरेंस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम एलिमिनेट कर लेते हैं ऑप्शंस को। यहाँ पर अगर हम देखें सी ऑप्शन में हमें ऐसा डॉटेड लाइन दिख रही है, इसका मीनिंग होता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहाँ पर होता है, जहाँ पर रिएक्शन विद ट्रांसफरेंस चल रही होती है। तो ये तो विद ट्रांसफरेंस का ये ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, ये देखिए यहाँ प्लैटिनम, देन ये तो आ गया बेस, ये आ गया आपका इलेक्ट्रोड, ये आ गया इलेक्ट्रोलाइट, और इसके बाद यहाँ पर जो रिएक्शन चल रही है दूसरा सेल कंस्टिट्यूट कर रहा है यहाँ पे, ये आपका AgCl और Ag। तो ये यहाँ तक अगर देखें इसको, ये पूरा एक कंप्लीट सेल है और ये दूसरा ये कंप्लीट सेल है। तो ये जो सेल है दिस इज़ योर कंपोजिट सेल, और कंपोजिट सेल में ट्रांसफरेंस की बात नहीं हम करते हैं। मोरोवर सॉल्ट ब्रिज से सेपरेटेड रहते हैं, तो यहाँ पर ये बात नहीं होती है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऐसे और ऑप्शन नंबर ए हम देखें तो यहाँ पर जिंक सल्फेट है ना, एंड देन हमें यहाँ लेड सल्फेट एंड लेड मिल रहा है। तो ये एक पूरा आपका जिंक और लेड का कपल है, पूरा सेल है ये, और यहाँ आपको दूसरा सेल मिल रहा है डिफरेंट कंसंट्रेशन का, और बीच में हमारे पास यहाँ सॉल्ट ब्रिज है। तो यहाँ पर कंपोजिट सेल है और यहाँ पर भी ट्रांसफरेंस की बात हम नहीं करते हैं। ट्रांसफरेंस की बात हम इनकम्प्लीट सेल्स में करते हैं। तो इनकम्प्लीट सेल हमारा भी ऑप्शन है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड ही है ये सिंपल इलेक्ट्रोड है, कोई सेल नहीं है। दिस इज़ वन इलेक्ट्रोड एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय अ salt bridge, and then we are having second electrode with different concentration. So on these two constituting the whole cell. So transference is considered only in this case with this transference or without transference. So option number B is correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि क्लोराइड सॉल्यूशन में अगर हमने मेजरमेंट करना है तो कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये वाला हम इसमें प्रेफर करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कौन सा इक्वेशन है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है इट इज़ लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। सेकंड वाला हमारा फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। सी वाला पता नहीं कौन सा है, और डी वाला जो है ये BET आइसोथर्म है, BET आइसोथर्म है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। एक्ट में इसका जो फॉर्म है, ये जो x/m है दिस इज एड्सॉर्प्शन एक्चुअली, और थीटा इसको हम लिखते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं ऐसे, थीटा इज इक्वल टू Kp/1 + Kp, ओके, फॉर दिस यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट हमसे पूछा है, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन डिटर्मिनेशन हम यूज़ करते हैं लैटिस की स्पेसिंग के लिए, बिल्कुल ठीक है, ये नॉट करेक्ट हमने बताना है। जो ग्लैंसिंग एंगल थीटा है टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइन इज डिटर्मिन्ड, तो हम डी को इस इक्वेशन से, जिसको ब्रैग्स लॉ हम बोलते हैं, यहाँ से डिटर्मिन करते हैं लैम्डा 2t sin थीटा, बिल्कुल ठीक है। देन नेक्स्ट है रेडियस रेशो पे, सीजियम क्लोराइड का रेडियस रेशो बता रहा है, ये इतना है। अगर रेडियस रेशो नहीं भी याद है तो कोऑर्डिनेशन नंबर से हम पता लगा सकते हैं। सीजियम क्लोराइड का BCC टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि जैसे सीजियम देखिए बॉडी सेंटर में है और 8 कॉर्नर पे क्लोराइड है, तो ऑब्वियस ही बात है 8 कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। तो यही ऑप्शन आपका राइट है, मीन्स ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जबकि जिंक सल्फाइड का रेडियस रेशो इतना होता है, 4 कोऑर्डिनेशन में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट राइट आंसर रहेगा। इसमें रेडियस रेशो हम याद रख सकते हैं 0.155 से 0.225, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। 0.225 से लेके 0.414 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 0.414 टू 0.732 कोऑर्डिनेशन 6, 0.732 to 1.000 coordination number 8. So this is for cesium chloride, this is for sodium chloride, this is for zinc sulfide and this is for B2O3. ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, memory based question. 28th which is not correct. So in this statement we have to find not correct statement Miller indices. अगर हम find out करें क्यूबिक लैटिस की, क्यूबिक में क्या होता है, A is equal to B is equal to C is equal to A, all the sides are equal, तो उस केस में ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, हमें नॉट करेक्ट देखना है। स्क्वायर लैटिस में ये इक्वेशन रहेगी। स्क्वायर आपको पता है 2D की बात ये कर रहा है, और स्क्वायर वो होता है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पर साइड्स बराबर नहीं दे रखी हैं, A इज इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू B, तो ऐसे लिखा है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका आंसर रहेगा। आगे है कि ऑर्थोरोम्बिक का
फॉर्मूला ये रहेगा, बिल्कुल ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी होता है, तो ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला आएगा। जबकि डी ऑप्शन है द 3D इनफाइनाइट एरे ऑफ, इसको स्पेस लैटिस बोलते हैं, बिल्कुल सही है। 29th क्वेश्चन है हमारा। 29th क्वेश्चन में बोला है कि जो कॉम्प्लेक्स है ये डायामैग्नेटिक है, मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है। 4 मतलब या तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2 या होगी sp3। क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हमारी रहेगी, क्योंकि निकल भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो DsP2 इसका राइट आंसर है। 30th क्वेश्चन में पूछा है कि जो O2 मॉलिक्यूल है उसका कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, आपने करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ऑप्ट करनी है। तो क्योंकि सबसे बाहर के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर है। अगर इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है O2 प्लस या O2 2 प्लस में जाता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर ये है 1.5, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसने बोला है कि ये लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ है और मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसकी लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ है, जबकि ये सही नहीं है क्योंकि O2 नेगेटिव भी बनता है और इस केस में लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये बात गलत है। नेक्स्ट है कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बिल्कुल ठीक है। इसका शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है, ये भी गलत है क्योंकि O2 प्लस भी बनता है, ये भी गलत है। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है और मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही, ये हमारा आंसर रहेगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। ओके, देन दिस इज लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है हमसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन है। लिंकेज आइसोमेरिज्म में जो लाइगेंड होंगे कौन कौन से, नाइट्राइट, साइनाइड और थायोसाइनाइड। अगर ये लाइगेंड आपको दिखते हैं वहाँ पे लिंकेज होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें आपको इस टाइप का कोई लाइगेंड नहीं दिख रहा है। सेकंड में भी देखिए अमोनिया और साइनाइड तो दिख रहा है, बट यहाँ पे जब इसको रीअरेंज किया है तो कार्बन को ही, यहाँ पर कार्बन ही क्रोमियम मेटल के पास है और इन केसेस में भी कार्बन ही क्रोमियम के पास में अटैच्ड है। तो इसका पोजीशन ऐसे अगर चेंज होता है कि NC लिखा हुआ होता तब ये लिंकेज था, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं। एम्बीडेंट लाइगेंड इनको बोलते हैं। लास्ट ऑप्शन देखिए NO2 दिख रहा है, तो NO2 में देखिए यहाँ ONO कर दिया इसको, यहाँ पे N था, नाइट्रोजन पास में था कोबाल्ट के, तो ये आपका ऑप्शन सही है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।